अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 6 मई 2022 है। इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। उसके बाद मैं आपको दो ऐसी करेंसियाँ बताऊंगा जिसको आप बाय करें तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है उसकी अपडेट दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है इसकी वजह से ही बिटकॉइन जो है वो नीचे आया हुआ है। जब ये वार ख़त्म होगी या किसी साइड का पलड़ा भारी होगा तो ही बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है या फिर मज़ीद नीचे जो है वो गिर सकती है। तो सबसे पहले देखें कि बिटकॉइन का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जो बिटकॉइन की सपोर्ट थी काफ़ी टाइम से बनी हुई 38,500 के पास, वो इस टाइम अब रेजिस्टेंस में जो है वो तब्दील हो गई है। उसकी वजह यह है कि जो पिछले महीने की कैंडल क्लोज़ हुई थी वो 38,500 से नीचे क्लोज़ हुई थी, लेकिन जो वीकली कैंडल थी उससे अगले दिन जो बनी थी वो जो है वो 38,500 से ऊपर बनी थी। ऐसा लग रहा था कि ये वीकली कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज़ हुई है तो ये स्टिल बुलिश ही है, लेकिन वो एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज़ नीचे हो गई थी तो इसलिए एज अ रेजिस्टेंस जो है उसको ले रहा था, उससे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कल देखा है, कल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना शार्प प्राइस जो है नीचे आई है। तकरीबन 40,000 से नीचे गिर के ये 35,000 के पास जो है वो ट्रेड कर रही है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो मेरे नज़र में डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स जो है वो अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स ने दोबारा से एक दफ़ा वो 104 के पास, वो 104.11 के पास जो है इसकी वैल्यू गई है और फिर इससे जो है दोबारा नीचे आ गई है। इस टाइम जो है वो डॉलर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो मेरी नज़र में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। 104 पे जाके दोबारा से वो 103.82 है इससे नीचे आ गई है, यानी कि ये इसकी जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं दिखा सकूं, जनवरी 2017 के अंदर यहाँ पर ये इस प्राइस पे गया था। तो दोबारा से अभी इस प्राइस से ये इन्हीं दो प्राइस के दरमियान घूम रहा है। 102.99 और 103.82 के दरमियान ये प्राइस जो है वो के दरमियान मूव हो रही है। तो ये इस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से इसको ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए। देखें ये प्राइस ऊपर क्यों गई है डॉलर इंडेक्स की, उसकी वजह यह है कि जो फेडरल रिज़र्व है, जो FOMC की मीटिंग हुई थी उसमें अमेरिका के अंदर, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए थे, 0.5% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ गए थे। तो इस वजह से इसकी प्राइस जो है ऊपर गई है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएं और रिसेशन भी ना हो। रिसेशन का मतलब यह है कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, S&P 500, जो टॉप 500 कंपनियां हैं अमेरिका की, उनके स्टॉक्स भी, उनकी वैल्यू भी कम ना हो। ओवरऑल जो है वो एक बैलेंस लेके चलें, यानी कि इधर से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाए और सेशन भी ना हो, उनकी वैल्यू भी कम ना हो, तो एक इक्वल तरीके से हम इसको आगे लेके चलें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना वो मेंटेन रहनी चाहिए, यहाँ से ये या यहाँ से नीचे आनी चाहिए। अगर तो इसकी वैल्यू बढ़ती है तो बिटकॉइन मज़ीद जो है ना वो नीचे गिर सकता है। तो कल ऐसे ही हुआ कि 103.82 से ये ऊपर जाने की इसने कोशिश की, तो साथ ही बिटकॉइन की प्राइस अच्छी खासी क्रैश कर गई। अगर हम देखें तो बिटकॉइन की जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है इस टाइम, वो जो अच्छी सपोर्ट है वो 35,000 के पास है। ये कैसे सपोर्ट अच्छी है, पिछले जो एक साल से आप देखें तो कोई भी कैंडल, मंथली कैंडल 35,000 से नीचे क्लोज़ नहीं हुई। सारी जो कैंडल्स हैं वो 35,000 तक क्लोज़ हुई हैं या इससे ऊपर क्लोज़ हुई हैं। तो मेरी नज़र में ये अच्छी सपोर्ट है। अगर इससे प्राइस नीचे आती भी है तो दोबारा इस पे मेंटेन होना चाहिए। देखें फिर आप देखें कि रबल जो है, रबल आप देखें तो 2-3 महीने से पहले ये काफ़ी अच्छा वाला गिर गया था, 0.0065 के पास आ गया था डॉलर की निस्बत, US डॉलर के साथ अगर कंपेयर करें तो अभी ये पिछले तकरीबन 2 साल की हाई प्राइस के ऊपर है, यानी कि इसने काफ़ी अच्छा खासा पम्प किया है। तो ये जो जंग चल रही है, जो अपने करेंसी को ऊपर लेके जाने की, डॉलर इंडेक्स और रशिया के दरमियान, अमेरिका और रशिया के दरमियान, ये जो चीज़ है ये बड़ी मैटर करती है। अगर तो
रशिया अगर जो है वो जंग में उसको कामयाबी हासिल हो जाती है तो इसकी जो रबल की प्राइस है मेरे ख़्याल से और अप्रिशिएट हो सकती है, और डॉलर की जो प्राइस है वो वहीं पर मेंटेन होगी या वो मज़ीद नीचे गिर सकती है, क्योंकि ये सुप्रीमेसी की जंग होती है। जो जीत जाएगा वही जो है ना वो समझ लें कि उसकी करेंसी ऊपर जा सकती है। तो अगर आप देखें बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस पिछले काफ़ी दिनों से नीचे आ रही है। तो ये जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे आती है तो जो आल्ट कॉइन है बिटकॉइन के अलावा जितनी भी करेंसी हैं उनकी जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होती है या कम से कम मेंटेन रहती है। अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे के अंदर GMT टोकन ने तकरीबन 25% जो है वो डेप्रिसिएशन इसकी प्राइस में हुई है। तो सब लोग GMT कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि GMT को आप बाय ना करें, क्योंकि लोग जिसको बाय कर रहे हैं फोमो में आए हुए हैं, मूव टू अर्न गेम है इस तरीके से, तो इसने आखिरकार नीचे आना ही था। तो अब ये प्राइस काफ़ी इसकी नीचे आ गई है। तो अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने के लिए तो इस प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं, या फिर मज़ीद अगर $2 पे आ जाती है तो उस टाइम पे आप इस पर रिस्क ले सकते हैं। ये नई करेंसी है इसलिए इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतनी अच्छी नहीं बनती, तो लेकिन अगर फिर भी आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसको दो प्राइस पे जब $2 पे आए तो अभी 2.46 चल रहा है, तो उस पर आप इसको बाय कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं इसके अंदर। इस तरह अगर आप TRX देखें, TRX ने कल तो जो है ना वो बिटकॉइन के साथ नीचे गिरा था, लेकिन दोबारा से आज जो है वो इसने अप्रिसिएशन दिखाई है, प्राइस अप्रिशिएट हुई है। देखें कल इसने जो है ना वो अपने तकरीबन 0.891 से ये गिर के जो है वो 0.07 तक आया था, कैंडल जो बनी थी इसकी। इसी तरह अभी जो इसकी प्राइस है वो 0.08 के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं तकरीबन 0.076 प्राइस पे यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो जैसे ही ये 0.08 के पास जाए, 88 के पास जाए, तो इसको आप सेल आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं सेंटीमेंट्स के हिसाब से तो इस टाइम मार्केट एक्सट्रीम फियर के अंदर है। जब भी मार्केट एक्सट्रीम फियर में हो तब आप बाइंग कर लें, जैसे ही मार्केट फियर में आए तो आप उसको सेल आउट कर लें और आप अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें से गेन कर सकते हैं। तो काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियो बनाई है, मैं रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जब भी मैं बताता हूँ कि एक्सट्रीम फियर में आप बाय करें तो जब आप बाय करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो उसके अगले दिन ही या 2 दिन बाद जो है वो मार्केट फियर में आ जाती है या फिर थोड़ा ऊपर चली जाती है, तो जिससे जो है वो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो टेरा लूना ने जैसे ही प्राइस नीचे आई है तो जो टेरा लूना है उसने 1.5 बिलियन डॉलर्स के यानी कि 37,863 बिटकॉइन उसने मज़ीद बाय कर ली हैं अपने रिज़र्व के लिए। तो ये जो है ना काफ़ी अच्छी सपोर्ट दे रहा है लूना। इसी तरह अगर हम देखें तो दूसरी खबर की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि जो SEC है US के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसने वेलक्राई का जो है ना वो एक और जो बिटकॉइन का फ्यूचर ETF है वो अप्रूव कर लिया है। तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि स्पॉट ETF का, जैसे ही ये स्पॉट ETF जो है अप्रूव होगा तो मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस विद इन 1 मंथ अच्छी खासी अप्रिशिएट हो सकती है। तो आप भी नज़र रखिएगा, जैसे ही स्पॉट ETF आता है तो आप बिटकॉइन में एंट्री ले सकते हैं। फंडामेंटल्स जो है वो बड़े मैटर करते हैं। जब फंडामेंटल्स अच्छे हो जाएं तो टेक्निकली जैसा भी हो बिटकॉइन या जो भी करेंसी तो वो मैटर नहीं करती। इस तरह जो अर्जेंटीना है उनका जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बैंक्स को बोला है कि आप जो क्रिप्टो जो यूज़र्स है क्रिप्टो अपने बैंक के थ्रू लोगों को बाय मत करने दें। इससे पहले 2 बैंक हैं, उन्होंने कहा था कि जो यूज़र्स हैं वो जो लोग हैं वो इस बैंक के थ्रू, हमारे बैंक के थ्रू जो है वो क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकेंगे, XRP और USD कॉइन्स वगैरह, इथेरियम और BTC। लेकिन 3-4 दिन ही अभी हुए थे तो साथ ही सेंट्रल बैंक ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जो ये बिटकॉइन काफ़ी वोलेटाइल है और उसमें यह है कि इसमें लॉस का काफ़ी खर्चा है और इसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ रही है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी आप ये चीज़ रोक दें, बिल्कुल भी इससे लोगों को बाय ना करने दें क्रिप्टो अपने बैंक के ज़रिए।
हालांकि अर्जेंटीना जो है वो छठा बड़ा कंट्री है जहां पर लोग तेज़ी से जो है वो क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। इस तरह अगर हम रशिया और यूक्रेन की बात करें तो मैं समझता हूँ रशिया और यूक्रेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जो मार्केट्स हैं वो रेड हैं, और बिटकॉइन की प्राइस भी मैं समझता हूँ इसी वजह से जो है वो डाउन आई हुई है। जब तक ये कन्फ्लिक्ट हल नहीं होता तब तक जो है ना वो प्राइस इसकी बिटकॉइन की ऊपर नहीं जा सकती मेरी नज़र में। तो जब आप देखते हैं कि अभी अगर आप देखें तो जो मगरबी मीडिया है वो कह रहा है कि जो 9 मई को एक परेड होने जा रही है, वहाँ पर रशिया बाकायदा यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर सकता है, तो जिससे या फिर जो अपनी जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ उसमें शिद्दत ला सकता है। अभी तक ये जंग नहीं थी रशिया की नज़र में, अभी तक ये कह रहे हैं कि ये छोटा सा कोई मिलिट्री ऑपरेशन हम कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, अभी जंग नहीं है ये, तो इनको ये छोटा सा मिलिट्री ऑपरेशन ले रहे हैं। तो अगर तो ये बाकायदा जंग करते हैं तो फिर पता नहीं क्या हालात होंगे। लेकिन आप देखें कि रशिया ने पहले तो कीव के पास भी हमला कर दिया था। ये मैं BBC न्यूज़ है इंग्लिश के अंदर ये आप चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी कीव के पास भी आए थे, लेकिन कीव को छोड़ के रशिया अभी सिर्फ जो है ना ईस्ट की तरफ आया हुआ है, और एक हेरिसन है और जो है ना ये यहाँ पर मैरीपोल है, और ये सारे जो है ना इलाके ये जो आपको रेड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। ये क्रीमिया के अंदर ऑलरेडी 2014 के अंदर जो है वो रशिया ने कब्ज़ा कर लिया था। तो अभी मगरबी मीडिया के मुताबिक ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो रेड इलाके हैं इसको रशिया जो है अपने अंदर जम कर लेगा या इनको आज़ाद स्टेट्स करार दे देगा। तो अगर तो ये चीज़ होती है तो एक पार्शली रशिया का जो है ना एक साइड भारी हो जाएगी, क्योंकि वो उन्होंने ये इलाके जो हैं वो फतह कर लिए हैं। ये इसके अंदर जो है वो मिलिट्री का पूरा कंट्रोल है। वो पहले जो है रशिया सारे कंट्री में बड़े बड़े शहरों में जो है ना वो कर रहा था कंट्रोल, लेकिन अभी वो सिर्फ एक साइड से जो है कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना। तो इनके जो बड़े बड़े शहर हैं वो कीव है, ये खार्किव है, और उसके अलावा ओडेसा है। इसमें ज़्यादा आबादी इन्हीं के अंदर है। कीव के अंदर आई थिंक गालबन 3 मिलियन आबादी है, इसके अंदर जो है वो खार्किव में 1.5 मिलियन आबादी है, और ओडेसा के अंदर तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है वो इनकी पॉपुलेशन है। 3 बड़े शहर यही हैं। तो आप देखें कि ये जो यहाँ पर जितने भी शहर लिखे हुए हैं ये इनके मेन सिटीज़ हैं। तो जो रशिया है उसने मेन सिटीज़ पे तो कब्ज़ा कर लिया है काफ़ी हद तक। देखें यहाँ पर भी कब्ज़ा कर लिया, इधर भी इस जगह पे भी, और खार्किव के भी पास है, और ये माइकोलेव है इसके पास है, और ओडेसा के पास भी बिल्कुल करीबी है। तो अगर यहाँ से मेजर सिटीज़ पे ये कब्ज़ा कर लेता है तो पीछे जो है ना वो मेजर इसके दो तीन सिटी रह जाएंगे, कीव और लवीव। तो ये अगर जो है ना ये इस पे कब्ज़ा इन शहरों पे कर लेता है तो समझे कि जो रशिया की बालादस्ती है वो ज़्यादा आ जाएगी यूक्रेन के ऊपर। तो इस जैसे जैसे ये कोई एक साइड भारी होती जाएगी तो या फिर जंग मुकम्मल ख़त्म होती है, कोई भी जंग जीतता है, यूक्रेन जीतता है या फिर रशिया जीतता है, तभी जो मार्केट्स की जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हो सकती है। तो ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।